मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं नार्डिक देशों के साथ भारत ने अपने संबंधों के जो नए आयाम शुरू किए हैं उस विषय पर बात करने जा रहा हूं। और मैं बताना चाहूँगा स्पेशली कि यह टॉपिक अपने आप में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो या मेंस हो, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके दो कारण हैं। मुझे याद आ रहा है कि 7-8 साल पहले भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के देशों के साथ भी कुछ इस तरह की नई शुरुआत की थी। देखिए, संबंध हमारे सबसे चल रहे हैं तो ठीक है। एक जो कूटनीतिक संबंध होते हैं जिसे हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस कहते हैं, तो वो सब तो चलते ही रहते हैं। लेकिन कोई ऐसी स्थिति आती है जब हमारी वो जो कूटनीतिक संबंध हैं वो व्यापक होने लगते हैं, उसमें रणनीति दिखाई देने लगती है, उसमें आर्थिक व्यवस्था में विस्तार दिखाई देने लगते हैं, सहयोग के नए क्षेत्र दिखाई देने लगते हैं, और यदि हम भारत के संदर्भ में कहें तो बाजार और टेक्नोलॉजी भी दिखाई देने लगती है। तो वहाँ से उसमें व्यापकता आनी शुरू हो जाती है। जब भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के देशों के साथ इस तरह की शुरुआत की थी तो इस पर आधारित क्वेश्चन प्री में भी पूछा गया था और मेंस में भी पूछा गया है। और मुझे लगता है कि अभी नार्डिक देशों के साथ जो हमारे संबंधों के नए पन्ने खुल रहे हैं उससे इस पर भी प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा हो रही है। दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि यह टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। चूँकि यह इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है और मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक से ऊबते हैं, उसे इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं देते। और दोस्तों, आपको मालूम है कि इस बार के प्री एग्जामिनेशन में इंटरनेशनल रिलेशन पर अपेक्षाकृत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए सवाल आपके पसंद और नापसंदगी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि कौन से तथ्य आपके लिए ज़रूरी हैं। तो फिलहाल इसे आप ज़रूरी तथ्यों में मानकर चलें। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, मैंने कहा नार्डिक देश। आपको मालूम है कि कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तरी यूरोप की यात्रा पर गए थे। हालांकि इससे पहले वो यूएई की यात्रा पर थोड़ी देर के लिए रुके और फिर वे नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह की यात्रा पर गए। और उनका पर्पस जो स्पेशली था वहाँ जाने का, वह था भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेना। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन जो ओस्लो में हुआ था, और आपको मालूम होना चाहिए कि ओस्लो कहाँ है। आप जानते हैं कि ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया। देखिए, मैंने कहा कि नार्डिक शिखर सम्मेलन, भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन, तो ये नार्डिक देश क्या हैं इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सामान्यतः यह नार्डिक जो शब्द है उसका अर्थ होता है उत्तर। शायद नॉर्थ शब्द से यह जुड़ा हुआ हो, नार्डिक यानी कि जो पूरा का पूरा यूरोप है, यूरोप का जो बिल्कुल उत्तरी भाग है टॉप पर, वहाँ के देशों को नार्डिक देश कहा जाता है। और इस देश के जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो नस्ल है प्राचीन समय में उसे भी नार्डिक कहा जाता था। लेकिन फिलहाल इसका अर्थ उत्तरी यूरोप से है, उत्तरी यूरोप के देश। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत 5 देश आते हैं, आपको मालूम होने चाहिए। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड है और डेनमार्क। ये उत्तरी यूरोप के 5 देश हैं। यहाँ मैं एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान देने के लिए बताना चाहूँगा। एक और शब्द है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जब कहते हैं तो बहुत से जो एस्पेरेंट्स हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और नार्डिक देश इसको एक ही समझ लेते हैं। दोनों दोस्तों एक नहीं हैं। हालांकि जो नार्डिक के देश हैं उसके कुछ देश स्कैंडिनेवियन में आते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं।
अंतर केवल थोड़ा सा ये है कि नार्डिक में जो 5 देश हैं, इसके 2 देश स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नहीं आते, और ये 2 देश हैं फिनलैंड और आइसलैंड, और बाकी 3 देश जो हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आती हैं। तो ये अंतर है, आपके दिमाग में बहुत क्लियर रहने चाहिए। दोस्तों, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, या कह लीजिए जो नार्डिक कंट्रीज़ हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब भी आप हैप्पी इंडेक्स देखेंगे, हैप्पी इंडेक्स, तो ये देश टॉप पे रहते हैं। और ऐसा नहीं कि 1-2 साल टॉप पे, लगातार टॉप पर आते चले जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो देश हैं अपने आप में बहुत संपन्न राष्ट्र हैं, बहुत सुखी राष्ट्र हैं। यहाँ का जो गवर्नेंस है वो बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, क्राइम रेट बहुत कम है। ये यहाँ की विशेषता है, नार्डिक देश। तो दोस्तों, इस सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, और प्रधानमंत्री जी की सभी राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं उनसे बातचीत हुई है, और उस बातचीत के बहुत अच्छे रिजल्ट निकल कर आए हैं। अभी तक इन देशों के साथ जो हमारे संबंध थे, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कूटनीतिक ही थे, लेकिन अब वो कूटनीतिक से बाहर निकल कर के गहन रणनीतिक साझेदारी की दिशा में बढ़ रहे हैं। इन देशों की जो आबादी है, सुनकर के आप चौंक जाएंगे। अलग अलग आबादी तो क्या जानना है, अगर इन 5 देशों को मिला दिया जाए नार्डिक के, तो आबादी इनकी मुश्किल से 3 करोड़ के आसपास है। उसमें भी 10-20 लाख कम रह जाते हैं नार्डिक देशों की टोटल आबादी। इतनी आबादी तो हमारे अकेले दिल्ली की है। लेकिन इनके पास जो टेक्नोलॉजी की ताकत है दोस्तों, वह ताकत बहुत अद्भुत है। कुछ क्षेत्रों में इन देशों ने बहुत ही गजब का काम किया है, जैसे हरित तकनीकी, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, नवाचार रणनीतिक साझेदारी में, जलवायु परिवर्तन से निपटने की टेक्निक में, आर्कटिक और पोलर शोध में, समुद्री अर्थव्यवस्था में। इनमें इनका बहुत ज़बरदस्त रूप से काम है, बहुत ज़बरदस्त रूप से काम है। मैंने अभी जितनी बातें बताई, क्या आपको नहीं लगता है कि भारत को इन सब की ज़रूरत है? भारत को इन सब की ज़रूरत है, क्योंकि भारत भी अब इन नए क्षेत्रों में प्रवेश करना चाह रहा है। हरित तकनीकी के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी देशों के साथ इस तरह के सहयोग पर बात हुई है, और साथ ही साथ इस पर भी बात हुई है कि जो हमारे विद्यार्थी और शोधकर्ता हैं दोनों देशों के, वे एक दूसरे के यहाँ आएंगे जाएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता है। दोस्तों, जो दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मैं केवल आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहा हूँ, वह यह है कि नार्डिक देशों ने ये वायदा किया है कि आने वाले 15 वर्षों में वो भारत में लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात स्पेशली आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्वे का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, वह दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ फंड में माना जाता है। उसकी वैल्यू है लगभग 2.1 लाख करोड़ डॉलर। सॉवरेन वेल्थ फंड, क्या आप जानते हैं कि यह सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होता है? फंड का मतलब है कोष। यह एक ऐसा कोष होता है जिसमें सरकार अपना पैसा देती है। ये कोई प्राइवेट नहीं है, सरकार इसमें अपना पैसा डालती है, यानी कि कमाने के बाद कुछ हिस्सा वो इसमें डाल देती है, और फिर वो इस पैसे को इन्वेस्ट करती है, दूसरे देशों में इन्वेस्ट करती है कमाई करने के लिए। आप ये कह लीजिए कि यहाँ वह एक प्रकार से बिजनेसमैन की भूमिका निभाती है। तो नॉर्वे के पास जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, उससे हमें बहुत ज़्यादा धन मिलने की संभावना है, या यूँ कह लीजिए कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा निवेश आने की संभावना बन गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दूँ कि लगभग दुनिया के सभी देश इस तरह का फंड अपने यहाँ बना करके रखते हैं। भारत के पास भी इस तरह का फंड है, और उसका नाम है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखिए, नेशनल इन्वेस्टमेंट है ना, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये हमारे यहाँ का सॉवरेन वेल्थ फंड है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो नार्डिक देश है, ये ऑफशोर विंड, हरित हाइड्रोजन, टिकाऊ नौवहन, चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल
और जलवायु प्रतिरोधी अधोसंरचना में पूरी दुनिया में टॉप पर हैं और भारत की इन सभी क्षेत्रों में इन देशों के साथ सहभागिता का वायदा हुआ है। यह अपने आप में भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो नार्डिक देश है, कुल 3 करोड़ की आबादी वाले देश है, इनकी 700 कंपनियां, 700 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। 700 कंपनियां, और इनमें से कुछ कंपनियां तो बहुत फेमस हैं। शायद आप जब शहरों में घूमते होंगे तो इनके आपको बोर्ड भी दिखाई दे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ नाम बता देता हूं, शायद आपके दिमाग में कौंध जाएं। जैसे वोल्वो का नाम आपने सुना होगा, जिसकी बड़ी बड़ी बसें चलती हैं, बड़ी खूबसूरत बसें चलती हैं। वोल्वो स्वीडन की है। इसी तरह से एरिक्सन का नाम आपने शायद सुना हो। एरिक्सन टेलीकॉम कंपनी है ये, और 5G टेक्नोलॉजी में तो एरिक्सन का कोई जवाब ही नहीं है। ये स्वीडन की कंपनी है। नोकिया के बारे में तो आप जानते ही हैं, हो सकता है कि आपके हाथ में नोकिया हो। ये फिनलैंड की कंपनी है। वेस्टस, ये पवन ऊर्जा में बहुत अच्छा काम करती है, डेनमार्क की कंपनी, और हमारे यहाँ ये सब कंपनियां काम कर रही हैं। एक्यूरिनार तेल और गैस की कंपनी है। ये शायद आपके ध्यान में ना आई हो, ये कंपनी, ये नॉर्वे की कंपनी है। ये कुछ बहुत ही फेमस कंपनी को मैंने नाम बताए हैं। सोच करके देखिए कि इस तरह के 700 कंपनियां भारत में हमारे यहाँ काम कर रही है। दोस्तों, ये राष्ट्र बहुत अधिक संपन्न राष्ट्र हैं और भारत के लिए ये बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध कराते हैं। लेकिन यहाँ भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि ये जो देश है, जैसा कि मैंने कहा कि हैप्पी इंडेक्स में बहुत टॉप पर हैं, तो ये गुणवत्ता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। गुणवत्ता से कोई समझौता ये देश नहीं करते। यानी कि यदि हम इनके बाजार में अपना कोई भी प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं और उसमें अगर क्वालिटी जरा से भी कम हुई तो हम उस बाजार में टिक नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए चैलेंज है ये, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम अपनी गुणवत्ता में सुधार करेंगे। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से हम एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि जो नीदरलैंड है वो सेमीकंडक्टर बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे तो नीदरलैंड ने 11वीं शताब्दी के चोल राजवंश के ताम्रपत्र, लगभग 30 ताम्रपत्र भारत को सौंपे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इस लिहाज से जो चोल वंश है, इतिहास का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो गया है आपके प्री और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।